बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। अमीर हुसैन गाजी एडवोकेट हाई कोर्ट और अलगाजी लॉ अकेडमी शाहदरा लाहौर एक न्यू टॉपिक के साथ आपके सामने है जी। आज का जो लेक्चर है वो पाकिस्तान पीनल कोड 1860 में से है। पाकिस्तान पीनल कोड जो है वो इंतहाई अहम सब्जेक्ट है एक हमारा। ये LLB 5 ईयर प्रोग्राम जो है जो मुल्क में मुतारफ करवाया गया है उसमें पार्ट 3 के अंदर 100 नंबर का ये एक सब्जेक्ट है। इसके अलावा सिविल जज के अंदर ADPP, DDPP और ASJ में भी ये एक सब्जेक्ट के तौर पे मुतारफ करवाया गया है। इसकी अहमियत से इनकार नहीं किया जा सकता। इसके अलावा प्रैक्टिसिंग लॉयर के लिए ये इंतहाई अहम है। लॉयर्स को ये बात जाननी होती है कि कौन सा जुर्म है और उसकी क्या ग्राउंड्स है। तो PPC सारा जराइम के ऊपर, उनकी सजाओं के ऊपर है। इंतहाई अहम जो ये हमारी एक कानूनी किताब है जिसको हर हाल में हमने देखना और पढ़ना होता है। ओके, तो हम कोशिश कर रहे हैं कि हम आपको सारी PPC जो है वो समझा दें। हमारी प्ले लिस्ट है, हमारे जो चैनल है, हमारे चैनल की जो प्ले लिस्ट है उसके अंदर PPC का जो तमाम लेक्चर जो है वो मौजूद हैं और प्ले लिस्ट का नाम ही हमने पाकिस्तान पीनल कोड 1860 रखा हुआ है। आपके लिए बहुत बेहतरी पैदा हो गई है। आपने कोई भी वहां पे जनाबे वाला अगर आपने कोई टॉपिक देखना है तो उस प्ले लिस्ट में जाएं, आपको सब कुछ मिल जाएगा। ओके, तो कम टू द टॉपिक। आज हमारा जो टॉपिक है वो इंतहाई अहम है और ये सोशल टॉपिक है, जनरल टॉपिक है। हमारी सोसाइटी के अंदर इस तरह के वक़ूआत जो हैं वो होते रहते हैं, इस तरह के जराइम होते रहते हैं। तो इनको कैसे जो है वो कानूनी तौर पे देखा जा सकता है और उनकी क्या सजा है, ये आज पढ़ना है। आज है जी कत्ले अम्द। कत्ले अम्द यानी अमदन कत्ल, जान के इंटेंशन रखते हुए किसी का कत्ल करना, नियत रखते हुए किसी का कत्ल करना, ये कत्ले अमद होता है। इसको हमने आज डिटेल में पढ़ना है। इंट्रोडक्शन पढ़ेंगे, रेलेवेंट प्रोविजंस देखेंगे कौन सी है, डेफिनेशन करेंगे पहले कत्ल की, फिर कत्ले अमद की, फिर सिग्निफिकेंट फीचर्स देखेंगे, नोटेबल एस्पेक्ट्स, पनिशमेंट्स देखेंगे, इस्लाम का कॉन्सेप्ट देखेंगे क्या कहता है, उसके बाद कंक्लूजन होगा। इंट्रोडक्शन में आपने पूरे कत्ल के बारे में लिखना होता है, 150 वर्ड अल्फाज में लिख लीजिएगा और जो कंक्लूजन ये आपने अपनी राय देनी होती है, ये 120 का भी हो जाए तो इट्स ओके। तो सबसे पहले चलते हैं जी रेलेवेंट प्रोविजंस के अंदर कि इस कत्ले अमद से रिलेटेड हमने आज आपको क्या पढ़ाना है और मैं आपको क्या पढ़ाने जा रहा हूं। तो सबसे पहले जी कत्ल जो है कत्ले अमद और जो कत्ल है उसमें जो रेलेवेंट प्रोविजंस हैं वो 299J, सेक्शन 299 क्लॉज J, सेक्शन 299 क्लॉज K, सेक्शन 299 क्लॉज EE और सेक्शन 300, सेक्शन 301, 302, सेक्शन 317 यानी 317, सेक्शन 324, सेक्शन 328 ऑफ पाकिस्तान पीनल कोड, ये आज हमने डिस्कस करने हैं। आगे चलते हैं जी डेफिनेशन, कत्ल की डेफिनेशन और कत्ले अम्द की डेफिनेशन। कत्ल की डेफिनेशन जो है ये हमारे पास मौजूद है जी 299J के अंदर, ठीक है जी, 299J क्लॉज J। वहां पे लिखा हुआ है जी कॉजिंग डेथ ऑफ ए पर्सन, किसी पर्सन की जो डेथ कॉज करना होता है ये होता है जी कत्ले अमद, ठीक है जी, कॉजिंग द डेथ ऑफ ए पर्सन। तो ये वहां पे उन्होंने क्या कहा है जी कि ये कत्ल की डेफिनेशन के अंदर है 299J। इसके अलावा हमारे पास एक केस लॉ है, उसको भी नोट कर लीजिएगा। केस लॉ डेफिनेशन है ताउस खान वर्सेस स्टेट, ताउस खान वर्सेस स्टेट 1995 MLD पेज नंबर 1775 और पिशावर हाई कोर्ट की ये जजमेंट है। वो कहते हैं कि कत्ल मींस डेथ ऑफ ए पर्सन, कत्ल का मतलब जो है वो डेथ ऑफ ए पर्सन है। और एक और उन्होंने वहां पे बड़ा अच्छा आपके लिए बात कही, उन्होंने कहा द वर्ड कत्ल, कत्ल का जो लफ्ज है therefore cannot be translated as murder or culpable homicide। कत्ल जो है वो मर्डर या कल्पेबल होमिसाइड के अंदर फॉल नहीं करता,
ये कत्ल, ये मर्डर, ये कल्पेबल होमिसाइड क्या होता है, ये किसी और लेक्चर में बताएंगे। बहरहाल आगे जो डेफिनेशन बताएंगे तो उसमें मैं जरूर बता दूंगा कि होमिसाइड क्या होता है, थोड़ा सा कॉन्सेप्ट दूंगा आपको, ठीक है। तो ये थी जी कत्ल की जो डेफिनेशन है। इसके बाद आ जाते हैं जी कत्ले अमद। कत्ले अमद हैज बीन डिफाइंड इन 2 सेक्शन, 300 और 301। पाकिस्तान पिनल कोड के 2 सेक्शन हैं, 300 और सेक्शन 301। इन दोनों में कत्ले अमद की जो है वो डेफिनेशन लिखी हुई है। अब ये कत्ले अमद जो मैंने आपको बार बार कहता हूं कि जब भी आप एग्जामिनेशन हॉल में बैठना है तो एक बात याद रखनी है, वो ये है कि आपने बेर एक्ट की डेफिनेशन जरूर लिखनी है। जो बेर एक्ट की लैंग्वेज है इसको रट्टा मारें, जो मर्जी करें, ये आपने लिखना होता है। अगर बेर एक्ट से हट के मसलन आप डेफिनेशन लिख रहे हैं टुकड़ों के अंदर, यानी वो तो फिर वो उसकी आपने एक्सप्लेनेशन दे दी, जो वर्ड टू वर्ड बात है वो आपने नहीं की, तो मफहूम और डेफिनेशन में बड़ा फर्क होता है, या सिग्निफिकेंट फीचर या एसेंशियल फीचर्स और डेफिनेशन में फर्क होता है। तो वो बेर एक्ट की लैंग्वेज आपने जरूर लिखनी है, वो हर हाल में आपने लिखनी है, ठीक है जी। तो यहां पे बेर एक्ट की डेफिनेशन लिखेंगे 300 और 301 के अंदर। आगे जो सिग्निफिकेंट फीचर्स हैं, सिग्निफिकेंट फीचर्स ऑफ कत्ले अमद, इसमें हमने क्या करना है कि जो कत्ल की डेफिनेशन है ना, उसको अब हमने टुकड़ों में तकसीम करना है। टुकड़ों में इसलिए तकसीम करना है कि आपकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो जबरदस्त हो जाए। इसके अलावा हमने आपको कहा था कि जो लॉ को जब स्टडी करते हैं तो हमेशा याद रखिएगा डायग्राम से इसको भी जो है वो यूज कीजिएगा। यहाँ पे हमने छोटी सी डायग्राम बनाई है, मिनिमम और भी हमारे पास है, ये डायग्राम छोटी सी बनाई है कत्ले अमद की हमने, ठीक है। तो ये डायग्राम बना के याद कीजिएगा, तो आप यकीन करें कि ये डायग्राम अगर आपने बनाई है ना तो ये ला आपको आपके माइंड में पूरी तरह फिट हो जाता है, पूरी गहराई से फिट हो जाता है। क्योंकि डायग्राम जो है वो मेन या मटेरियल वर्ड्स जो है ना वो हमने वहां से उठाने होते हैं, और वही वर्ड्स जो है वो हमारी आगे डेफिनेशन में मदद करते हैं, ठीक है। तो सिग्निफिकेंट फीचर्स में हम जो डेफिनेशन लिखेंगे कत्ले अमद की, उसके इंतहाई अहम पॉइंट को डिस्कस करेंगे, और वो पॉइंट आपके जहन में रहेंगे तो आप डेफिनेशन को, बेर एक्ट की डेफिनेशन को समझने में आपको इंतहाई आसानी होगी। ओके जी, तो चलते हैं जी कत्ले अमद। पहले हम सेक्शन 300 को डिस्कस करेंगे, सेक्शन 300 को डिस्कस करेंगे, ठीक है। सेक्शन 300 और ये है जी कत्ले अमद के बारे में, ठीक है जी, कत्ले अमद के बारे में। यहां पर चीजें जो है वो याद रखिएगा। पहली जो बात यहां पे कही गई है सेक्शन 300 में जो कत्ल की डेफिनेशन की गई है, वो कहते हैं जी दैट इज द इंटेंशन। पहला एलिमेंट जो है यहां पे वो है जी इंटेंशन, इसको हम कहते हैं मेंजरिया, ठीक है जी, नीयत। मेंजरिया भी इसको कहते हैं क्रिमिनोलॉजी में, मेंजरिया, और जो है वो वैसे इसको इंटेंशन कहते हैं, और इंटेंशन का उर्दू में मतलब होता है नीयत रख के कत्ल करना। अब नीयत को 2 हिस्सों में यहां पे तकसीम किया गया है। एक नीयत है टू कॉज डेथ, सीधी कॉज डेथ, ओके जी, और बंदा मर जाता है, ठीक है जी। यहां पे क्या है, टू कॉज बॉडली इंजरी which lead to death and causes the death of a person। 2 चीजों के ऊपर नियत है यहां पे, सेक्शन 300 की बात है। कत्ल अमद में नियतन, हम कहते हैं कि नियतन इसने फायर किए, ठीक है। तो इसका मतलब ये है कि नियत का वर्ड जो है वो इंतहाई अहम है। प्रोसिक्यूशन अगर नियत को साबित करती है, मुद्दई अगर नियत को साबित करता है कि ऑफेंडर की नियत थी इसको मारने की, तो वो कत्ल अमद में चला जाएगा। आगे भी एलिमेंट है, लेकिन नियत को भी आपने साबित करना होता है। नियत क्या है? पहली नियत ये है टू कॉज डेथ, कि वो नियतन ही उसको मारने के लिए आया था, ठीक है जी।
यानी उसको जख्मी करने के लिए नहीं आया था, वो नीयत रख के आया था कि मैंने इसको जनाब जो है वो कत्ल कर देना है। अगर इस नीयत से आया और उसने कत्ल कर दिया तो ये क्या हो गया, कत्ले अम्द हो गया। आगे चलें। अब नीयत है यहां पे बॉडली इंजरी की। बंदा पर्सन ए आता है और आगे जो है वो बी को इस नीयत से मारता है कि जब सिर्फ मैंने इसको जख्मी करना है। यहां पे नीयत बॉडली इंजरी की है कि मैंने सिर्फ इसको जख्मी करना है, डराना है, यानी जख्मी करके मैंने इसको डराना है, और वो बंदे को जख्मी कर देता है। जख्मी करने के बाद वो बंदा जख्मों की ताब ना लाते हुए विच लीड टू डेथ, जख्मों की ताब ना लाते हुए वो बंदे की डेथ हो जाती है। इसको भी हम कत्ले अमद के जिम्मे लगाते हैं। ठीक है जी। एक तो था नीयतन मार दिया, एक है कि उसकी नीयत थी बॉडली इंजरी कॉज करने की, इंजरी कॉज करने की नीयत थी उसकी। ठीक है, इसलिए फिर क्या हुआ कि जनाब उस इंजरी की वजह से उस बंदे की जो है वो डेथ हो गई है, विच लीड टू डेथ। तो इसका मतलब क्या हुआ, उस बंदे ने कत्ले अमद किया है, उसको कत्ले अमद की सजा मिलेगी। ये बॉडली इंजरी, बॉडली का लफ्ज क्यों लिखा, क्योंकि इंजरी जो है वो बॉडी भी होती है, माइंड भी होती है, रेपुटेशन भी होती है, प्रॉपर्टी भी होती है, लेकिन यहां पे सिर्फ इंजरी किसकी बात हो रही है, बॉडी की इंजरी की बात हो रही है। तो नीयत जो है वो आपको समझ आ गई होगी। आगे चलते हैं। दूसरा वेरी इंपॉर्टेंट एलिमेंट, सिग्निफिकेंट फीचर, और वो है जी एक्ट। नंबर 2 इज दी एक्ट या यूज ऑफ वेपन। ठीक है जी, ओके। एक्ट जो है इसको हम एक्टस रियस भी कहते हैं, एक्टस रियस एक्ट। एक तो मैंने कहा नियत, अब दूसरा एलिमेंट है एक्ट, या इसको हम क्रिमिनोलॉजी में एक्टस रियस भी कहते हैं, और या यूज ऑफ वेपन या नेचर ऑफ वेपन भी जो है वो इसको हम कह सकते हैं। अब क्या हुआ, एक्ट जो है, एक्ट ये फर्ज करें कि उसके हाथ में कुल्हाड़ी थी। अब उसने कुल्हाड़ी को जो है वो, कुल्हाड़ी और एक्ट दोनों चीजें हो गई। एक्ट जो है वो उसका उठाना है, कुल्हाड़ी का उठाना है, और अगर पिस्टल है तो पिस्टल को पकड़ना है। ठीक है जी, पकड़ के सीधा करना, ये उसका एक्ट है। ये याद रखिएगा, दो डिफरेंट लफ्ज हैं। एक्ट और यूज ऑफ वेपन आर द नेचर ऑफ वेपन, दोनों में फर्क समझिएगा। एक्ट कुल्हाड़ी को उठाना, उसकी तरफ लेके जाना, एक्ट पिस्टल को उठाना, उसकी तरफ सीधा कर देना, ये एक्ट होता है। अगर उसने ऐसा एक्ट किया है, ऐसा अमल किया है, तो ये क्या आता है, कत्ले अम्द में आता है। अब आगे यूज ऑफ वेपन। यूज ऑफ वेपन से मुराद ये है कि जो वेपन उसने यूज किया है ना, वो इंतहाई ज्यादा लीथल हो। लफ्ज है लीथल, खतरनाक या ब्लंट, तेजदार, शार्प एज्ड, शार्प एज्ड। ठीक है, यानी इंतहाई लीथल, इंतहाई खतरनाक हो, ब्लंट हो, शार्प एज्ड हो। मसलन पिस्टल उसके हाथ में हो, कुल्हाड़ी हो, चाकू हो, या इसके अलावा जो है वो तलवार हो उसके हाथ में। यानी ये वो एक्ट है, ये वो एक्ट है, लफ्ज वहां पे लिखा है लाइकली टू कॉज डेथ। ये वो एक्ट है लाइकली, लाइकली टू कॉज डेथ विद ऑल प्रोबेबिलिटी, प्रोबेबिलिटी। ठीक है जी, कोई इम्कान बाकी नहीं रहता। लाइकली टू कॉज डेथ, लाइकली टू कॉज डेथ विद ऑल प्रोबेबिलिटी। जो उसका एक्ट है ना, वो हर हाल में ये एक्ट जो है वो उसकी डेथ कॉज कर देगा, कोई प्रोबेबिलिटी बाकी नहीं बचती। उसका एक्ट जो है वो हर हाल में वो चीज कॉज करने का सबब बनेगा। ठीक है जी, ओके। तो ये वहां पे लिखा हुआ है लाइकली टू कॉज डेथ विद ऑल प्रोबेबिलिटी, हर हाल में उसका अमल जो है ना वो डेथ कॉज करेगा। और वेपन जो है मैंने कहा ये यूज करेगा, उसका एक्ट और उसका वेपन। ठीक है जी, एक्ट जो है मैंने कहा कि उसको उठाना, सीधा करना, ये एक्ट है, और हाथ में क्या है, दैट इज द यूज ऑफ वेपन और द नेचर ऑफ वेपन।
दोनों जो है वो इंतहाई खतरनाक होने चाहिए। एक्ट भी ऐसा होना चाहिए और वेपन भी इंतहाई ब्लंट, लीथल, डेंजरस और शार्प एंड होने चाहिए। ठीक है जी, एक नीयत शामिल हो गई, दूसरा एक्ट भी हो गया, यूज ऑफ वेपन भी आ गया, तीन चीजें यहां पे इकट्ठी हो गई। आगे चलते हैं, और इस एक्ट से वो उसकी डेथ जो है वो कॉज कर देता है। तो फिर ये क्या है? कत्ले अमल है। तीसरी बात जो यहां वहां पे उन्होंने लिखी, उसने कहा जी नॉलेज। इसको आप चौथी भी कह सकते हैं। दूसरे एक्ट को नंबर 2 रख लें, यूज ऑफ वेपन या नेचर ऑफ वेपन को नंबर 3 रख दें, और इसको नंबर 4 भी कह सकते हैं। नॉलेज को, ये आपकी मर्जी है। सो नॉलेज क्या है? नॉलेज है कि सो एक्ट इज सो इमिनेंट डेंजरस, एक्ट इज सो इमिनेंटली डेंजरस। ठीक है जी, और इतना इमिनेंट डेंजरस है कि विल कॉज डेथ। ठीक है जी, और कॉजेज कर देता है, कॉजेज डेथ, मार देता है। याद रखिएगा, वहां पे आपका जो बेल एक्ट 300 का वहां पे लिखा होगा, द नॉलेज ऑफ द ऑफेंडर दैट हिज एक्ट इज सो इमिनेंट डेंजरस दैट इट विल कॉज with all probability death of the victim। ठीक है जी, कि वो कहता है कि उसका नॉलेज है, एक तो इंटेंशन है ना, नॉलेज भी होना, नॉलेज भी यहां पे जो है वो लाइबिलिटी क्रिएट करता है। ऑफेंडर को पता है, ऑफेंडर को नॉलेज है कि उसका एक्ट और उसका वेपन जो वो यूज करने जा रहा है या वो यूज कर रहा है, ये किसी भी सूरत में जो है बंदे को जिंदा नहीं छोड़ेगा, उसकी डेथ कॉज कर देगा। तो अगर उसको ये नॉलेज भी है, यानी उसको पता होना चाहिए, उसको जो मेंटल कैपेसिटी है, उसकी अंडरस्टैंडिंग जो है वो होनी चाहिए, उसे पता होना चाहिए कि उसका एक्ट जो है वो किसी की डेथ कॉज कर देगा। तो नॉलेज होना बड़ा जरूरी है। ठीक है जी, उसका यहाँ पे साउंड माइंड होना बड़ा जरूरी है कि जब उसने ये एक्ट किया तो वो साउंड माइंड था, उसे पता था कि उसका जो एक्ट है वो इतना सो इमिनेंट डेंजरस है कि वो किसी सूरत में उसको जो है वो जिंदा नहीं छोड़ेगा, उसकी डेथ कॉज हो जाएगी। तो नॉलेज भी जो है उसको लाइबिलिटी क्रिएट करता है, और इस नॉलेज से वो किसी की डेथ कॉज करने जा रहा है या उसने डेथ कॉज कर दी है, तो ये क्या हो गया? कत्ले अम्द हो गया। ठीक है, तो यहां पे याद रख लीजिएगा, नीयत होनी चाहिए, नीयत के साथ साथ उसका एक्ट होना चाहिए, एक्ट के साथ साथ उसका वेपन वो होना चाहिए, वेपन के साथ साथ उसका इल्म भी होना चाहिए। ये चार चीजें अगर आपने साबित कर दी तो ये क्या हो गया? कत्ले अमल हो गया। ठीक है जी, तो इसी को जो है वो यही आपकी डेफिनेशन है। इन्हीं चार चीजों को अंडरस्टैंड कीजिएगा और अपना बेर एक्ट पहले आप जो है वो आसानी से बेर एक्ट की डेफिनेशन यहां पे लिख जाएंगे। ओके, आगे चलते हैं 301 के ऊपर, सेक्शन 300। ये मैंने 300 की कहानी बताई है। अब 301 है, 301 है। 301 में याद रखिएगा कि अब क्या हुआ, यहां पे भी इंटेंशन को नंबर 1 पकड़ते हैं। इंटेंशन, ओके, इंटेंशन क्या है? इंटेंशन है जी उसकी टू कॉज डेथ, टू कॉज डेथ या बॉडली इंजरी, और बॉडली इंजरी की वजह से वो लीड टू डेथ हो गया, यानी उसकी मौत वाक़या हो गई। ओके, नीयत यहां पे भी वही है, नीयत यहां पे भी यही है कि मैंने डेथ कॉज करनी है, नीयत यहां पे भी है कि मैंने सिर्फ इसको बॉडली इंजरी देनी है, थोड़ा डराना है इसे बॉडली इंजरी दे के, और वो बॉडली इंजरी जो है वो बाद कुछ वक्त के बाद या 1 घंटे के बाद, 2 घंटे के बाद, 2 दिन के बाद वही बॉडली इंजरी जो है वो उसकी डेथ का सबब बन जाती है। इंटेंशन यहां पे भी वही रहनी है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस आ गया। अब क्या हुआ? अब ये हुआ तीसरी बात यहां पे, वो हो गई दी डेथ ऑफ अनइंटेंडेड पर्सन। ये बस यहां पे थोड़ा सा डिफरेंट आ गया। नीयत वही है,
लेकिन अब डेथ जो है ना उस बंदे की काज होगी है जिसकी मैं इंटेंशन ही नहीं रखता था। दो बंदे वहां पे खड़े हैं और उसने फायर करना है या उसने मारना है पर्सन ए को, ओके जी, लेकिन फायर जो है वो पर्सन बी को लग गया। इंटेंशन टू कॉज डेथ ऑफ पर्सन ए, इंटेंशन टू कॉज बॉडीली इंजरी ऑफ पर्सन ए को मारना चाहता था, बट एक्सीडेंटली फायर्ड ऑन द पर्सन बी। लेकिन वजूहात हो गई, गलती से हो गया, जैसे भी हो गया, वो फायर लग गया है जी पर्सन बी को जो उसके पास खड़ा है। इसको हम क्या कहेंगे? इसे भी इंटेंशनल मर्डर कहेंगे, इसे भी कत्ले अमद ही कहेंगे। ठीक है जी, किसी सूरत में वो कत्ले सबब नहीं है, कत्ले खता नहीं है। फर्क समझिएगा, जो उसकी इंटेंशन है वो कॉजिंग डेथ है, बॉडीली इंजरी है, मारना उसने एक को था, मर भी गया, तो ये कत्ले खता नहीं है। ओके जी, ये याद रखिए, ये कत्ले अमद कहलाया है। लेकिन इसके साथ और चीजें भी जोड़ दी। ये सिर्फ नियत के ऊपर नहीं आपने बैठना, ये आपने फिर उसके एक्ट की तरफ भी जाना है, आपने फिर यूज ऑफ वेपन की तरफ भी देखना है, उसको भी साबित करना है। फिर आपने जो है वो नंबर 4 के अंदर आपने जो है वो उसका नॉलेज भी देखना है। अब एक्ट बी वही है जो हमने 300 में पढ़ा कि लाइकली टू कॉज डेथ है। यूज ऑफ वेपन भी वही है, वेपन है लीथल, ब्लंट, शार्प एज्ड। नॉलेज भी है कि उसका एक्ट जो है जो करने जा रहा है ना एक्ट, वो विल कॉज, वो हर हाल में उसकी जो है वो डेथ कॉज कर देगा किसी की। अगर उसकी नीयत ए को मारने की थी, मर भी गया है, और वो कत्ल करने ही की नीयत से आया था या जख्मी करने की नीयत से आया था, वो जख्मों की वजह से मर गया, और साथ उसका एक्ट उसका डेंजरस है। एक्ट भी वही होना चाहिए जो 300 में है, जो कत्ले अमद में है, और उसका यूज ऑफ वेपन, उसके पास वेपन भी इंतहाई खतरनाक होना चाहिए। ये चीज है जो उसको कत्ले अमद में लेके आएगी, कत्ले खता में नहीं लेके जाएगी। उसका वेपन ही ऐसा है, उसकी नीयत है उसको डेथ कॉज करने की, उसका एक्ट ऐसा हो गया है, और उसे इल्म है कि मेरा एक्ट, वो साउंड माइंड है, उसे पता है कि मेरा एक्ट जो है वो किसी की डेथ कॉज कर देगा। ये सारे एलिमेंट हैं, तो सेक्शन 301 कहता है कि ये भी कत्ले अमद ही होता है। ओके, सो डिफरेंस बिटवीन कत्ले खता एंड कत्ले अमद। कत्ले खता के अंदर नीयत नहीं होती डेथ कॉज करने की, ना ही इंजरी कॉज करने की, ना ही वेपन ऐसा होता है, ना ही एक्ट ऐसा होता है। ठीक है, तो वो क्या है, वो इन दोनों में फर्क बता देंगे आपको। ठीक है, तो ये था डेफिनेशन ऑफ कत्ले अमद अंडर सेक्शन 300 एंड सेक्शन 301। ओके जी, आगे चलते हैं। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? नेक्स्ट है जी, इसके अलावा सिग्निफिकेंट फीचर, ये सारी नियतन, ये 3-4 मैंने आपको बता दिए हैं। इसके अलावा अगर कोई है तो वो भी देख लेते हैं जी। इसके अलावा जनाबे वाला कोई नहीं है। ठीक है जी, और यहाँ पे मैं आपको इलस्ट्रेशन देने लगा हूँ। सिग्निफिकेंट फीचर के दौरान एक इलस्ट्रेशन का भी यहाँ पे लिख लीजिएगा आपने। ये इलस्ट्रेशन जो है यही तो हमारे नोट्स की खूबी है। अब मैं आपको प्रेसिडेंट देने लगा हूँ वो दो प्रेसिडेंट जो है वो यहाँ आप ऐड कर देंगे, आपके नोट्स दूसरों से डिफरेंट हो जाएंगे। ठीक है, थोड़ी सी मेहनत। तो क्या है, ये है जी मोहम्मद सरफराज वर्सेस स्टेट 2008 YLR पेज नंबर 659 659 लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट है। अब ये है अनइंटेंडेड पर्सन का कत्ल, यानी ये 301 में मिसाल फिट कर दीजिएगा। होता ये है कि एक्सियन और उसका ड्राइवर जो है वो जा रहे होते हैं, तो रास्ते में मुल्जमान आ जाते हैं। मुल्जमान जो हैं वो ड्राइवर को कहते हैं कि भाई गाड़ी रोकें। ठीक है जी, मारना उन्होंने एक्सियन को होता है, XEN जो वापडा का होता है, मारना उसको होता है, लेकिन ड्राइवर जो है वो गाड़ी भगा रहा है, तो उन्होंने ड्राइवर को वार्न किया कि भाई गाड़ी खड़ी करें। ड्राइवर ने गाड़ी खड़ी ना की, तो उन्होंने गाड़ी खड़ी करने के पर्पज से, ठीक है जी, क्या किया, ड्राइवर को फायर मार दिया। अब ड्राइवर भी मर गया और एक्सियन भी मर गया।
तो जो ड्राइवर का था उन्होंने कहा ये ड्राइवर जो है वो 301 के अंदर आता है, क्योंकि इसकी जो है वो डेथ उन्होंने एक्सीडेंट की काज कर दी थी और काज ड्राइवर की हो गई। ठीक है, ड्राइवर का केस 301 में चला गया और एक्सीडेंट का जो था, जो जिसको मारने आए थे, वो 300 में चला गया, उसमें रख के सजा दे दी। आगे चले इंटेंशनल कत्ल। तो इंटेंशनल कत्ल में कोई भी मिसाल आप लिख दें कि ए ने बी को मारा, उसके पास वेपन ये था, पिस्टल था, उसको मार के चला गया, नियत ये थी, विलन ये था, तो ये क्या हो गया, इंटेंशनल कत्ल हो गया। ओके, आगे चलते हैं। नेक्स्ट हमारे पास क्या है, नेक्स्ट है हमारे पास जी नोटेबल लीगल एस्पेक्ट्स। नोटेबल लीगल एस्पेक्ट्स में बताएंगे कि ये ऑफेंस वेलेबल है, नॉन वेलेबल है, कंपाउंडेबल है, ट्रायल कौन कर सकता है, तो लिखते जाएंगे। सबसे पहली बात कि ये ट्राइएबल बाय सेशन है, जो कत्ल अमल है इसका ट्रायल सेशन कोर्ट में चलता है, ट्राइएबल बाय सेशन कोर्ट है। ठीक है, एक। नंबर 2, इट इज अ कॉग्निजेबल ऑफेंस। ओके, नंबर 3, इट इज अ कंपाउंडेबल ऑफेंस, यहां पे सुलह सफाई हो सकती है। इट फॉल्स अंडर द प्रोहिबिटरी क्लॉज ऑफ 497(1) CRPC। ये प्रोहिबिटरी क्लॉज का जुर्म है, यानी इसकी सजा 10 साल से ज्यादा, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ और डेथ सेंटेंस है, तो ये प्रोहिबिटरी क्लॉज में फॉल करता है। ओके जी, आगे इसके बाद मजीद इसके बाद है सेक्शन 317। ये नोटेबल लीगल एस्पेक्ट्स में हम लिख रहे हैं। तो एक तो हमने लिख दिया ट्रायल, कि इसका ट्रायल कहां पे होना है, फिर हमने बता दिया कि ये कॉग्निजेबल है, और फिर हमने बता दिया कि ये कंपाउंडेबल है, सुलह हो सकती है, और फिर हमने कहा कि ये नॉन अवेलेबल है। ओके जी, नॉन अवेलेबल। और नंबर 5 पे हमने क्या कहा कि ये है जी प्रोहिबिटरी क्लॉज का प्रोहिबिटरी ऑफेंस है, प्रोहिबिटरी ऑफेंस है। ठीक है जी, अब नंबर 5 पे हम 317 का जिक्र यहां पे करेंगे। पांचवा जो नोटेबल लीगल एस्पेक्ट्स है वो सेक्शन 317 का यहां पे जिक्र करेंगे। सेक्शन 317 ये कहता है कि अगर कोई बंदा लीगल हेयर महज अपने जो फर्ज करे बेटा जो है वो अपने बाप का कत्ल महज इसलिए कर देता है कि वो वहां पे कोई जो है वो विरासत का मामला है, इनहेरिटेंस प्रॉपर्टी का मामला है, या वो बेनिफिशियरी है विल का बेनिफिशियरी है, या वो लीगल हेयर है, और वो ऐसा लीगल हेयर जो है या ऐसा बेनिफिशियरी ऑफ विल जो है, वसीयत का जो फायदा उठाने वाला है, और वो लीगल हेयर है, वो इस नीयत से कत्ल कर देता है कि ये मेरे इनहेरिटेड के मामला जो है वो खराब ना करे, इनहेरिटेंस में से ये निकल जाए, इनहेरिटेंस के पर्पस को गेन करने के लिए वो कत्ल करता है। तो फिर ला कहता है कि किसी भी सूरत जो है उसको इनहेरिटेंस से बार कर दिया जाएगा, shall be barred from succeeding to the estate of the victim as a heir or as a beneficiary। तो फिर उसको उस लीगल हेयर को इनहेरिटेंस के मामला से और उस बेनिफिशियरी ऑफ विल को इनहेरिटेंस के मामला से रोक दिया जाएगा। ओके जी, इनहेरिटेड प्रॉपर्टी उसको नहीं दी जाएगी, रोक दी जाएगी, शेल का लफ्ज लिखा हुआ है। ओके, आगे चलें। सेक्शन 328 नंबर 6, सेक्शन 328 को जिक्र करेंगे नोटेबल लीगल एस्पेक्ट्स के अंदर। सेक्शन 328 पीपीसी क्या कहता है, ये है एक्सपोजर एंड अबेंडनमेंट ऑफ चाइल्ड अंडर 12 इयर्स ऑफ एज। एक 12 साल या इससे कम उम्र का, 12 साल से कम उम्र का बच्चा है और उसके जो वालिदैन हैं एक, और या उसकी लीगल कस्टडी रखने वाले अफराद उसको किसी ऐसी जगह के ऊपर बेयारो मददगार छोड़ देते हैं, फेंक देते हैं, जैसे लोग बच्चे फेंक देते हैं पूरा क्रिकेट के ऊपर या सड़कों के ऊपर या कहीं भी, और उसकी एज 12 साल से कम हो, उसको एक्सपोज कर देना या उसको अबेंडन कर देना, बेयारो मददगार छोड़ देना, और उस छोड़ने की वजह से और उस बेयारोगार रहने की वजह से भूख और अफलास से जो बच्चा मर गया है, कहते हैं कि ये कत्ले अमद में आएगा या कत्ले शिबाए अमद में आएगा। तो जो भी हालात वहां पे होंगे अकॉर्डिंग टू द फैक्ट्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ द केस, ऐसे वालिदैन या ऐसे लीगल कस्टडी रखने वाले अफराद, इनके ऊपर कत्ले अमद की FIR होगी, कत्ले अमद में गिना जाएगा या वो कत्ले शिबाए अमद में गिना जाएगा। ठीक है जी, तो ये सेक्शन 328 बात करता है। आगे नंबर 7 लीगल एस्पेक्ट्स।
338 338 338 ये सेक्शन पीपीसी का है। 338 पीपीसी का सेक्शन है जो ये कहता है कि अगर कत्ले अमद में डेथ सेंटेंस दी जाएगी, कत्ले अमद में डेथ सेंटेंस दी जाएगी तो ये कंफर्म्ड बाय द हाई कोर्ट होगी। हाई कोर्ट इसको कंफर्म करेगा तो एग्जीक्यूट होगी। ओके जी, आगे इसके अलावा ये है नंबर 8 और ये है सेक्शन 324। सेक्शन 324 पीपीसी जो है ये बात करता है अटेम्प्ट टू कमिट कत्ले अमद, अटेम्प्ट टू कमिट कत्ले अमद, यानी कत्ले अमद, कत्ल का हमला उसके ऊपर हुआ लेकिन बंदा बच गया। ठीक है जी, अटेम्प्ट टू कमिट कत्ले अमद 324 है। तो अगर उसके ऊपर हमला किया गया, वो बंदा बाल बाल बच गया कत्ल होने से, ये 324 है और इसकी सजा वहां पे लिखी हुई है। इसके अलावा आ गया जी नंबर 9। नंबर 9 जो है ये ऑटोप्सी है। ऑटोप्सी, ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम को डील करती है। ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम क्या है कि जो बंदा कत्ल होता है उसकी ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम करवाया जाता है और ये पोस्टमार्टम इंतहाई अहम होता है क्रिमिनल प्रोसीडिंग के अंदर। ये सेक्शन 174 पीपीसी जो है वो इसको डील करता है, सॉरी सीआरपीसी, सेक्शन 174 सीआरपीसी इसको डील करता है। इसके अलावा चैप्टर 25 है पुलिस रूल्स 1934 का, वो भी जो है वो ऑटोप्सी या पोस्टमार्टम को डील करता है। ठीक है जी, ये था डियर स्टूडेंट्स नोटेबल लीगल एस्पेक्ट्स। आगे चलते हैं, वो भी इंतहाई अहम चीज है, दैट इज द पनिशमेंट ऑफ द कत्ले अमद। अब हमने कत्ले अमद की जो पनिशमेंट है उसको देखना है। ठीक है जी, तो पनिशमेंट जो है इसकी कहां पे लिखी हुई है, पनिशमेंट 302 है। तो अब हमने सेक्शन 302 को डिस्कस करना है। यहां पे इंतहाई अहम चीजें जो है वो आप तक लाई जाएंगी और मुझे उम्मीद है कि आप इनको पहली मर्तबा सुनेंगे जो हम आपको बताने लगे हैं। बहुत सारी कंफ्यूजन आपकी हम यहाँ पे दूर करेंगे। तो पनिशमेंट में पहली पनिशमेंट जो लिख रहे हैं वो कहते हैं कि किसास होगा। किसास, किसास की डेफिनेशन 299 के में है, पीपीसी का सेक्शन 299 और उसकी क्लॉज जो है वो के है, उसमें किसास के बारे में लिखा है। किसास क्या है कि अगर किसी ने किसी को हर्ट कॉज की है तो उसी हिस्से के ऊपर और उतनी ही जितनी उसने काज की है उतनी ही उसके ऊपर हर्ट काज की जाएगी। इसको हम किसास कहते हैं और सेम पार्ट ऑफ द बॉडी होगा। और अगर किसी ने कत्ल किया है तो फिर उसी का भी कत्ल किया जाएगा, ये किसास होता है। तो पनिशमेंट सबसे पहले कत्ले अमद की जो पनिशमेंट है वो किसास है। लेकिन किसास कब है, व्हेन किसास। ठीक है जी, व्हेन द ऑफेंडर फॉल्स अंडर किसास, कब उसको किसास की सजा मिलेगी, ये समझने की बड़ी बात है जी। इफ सेक्शन 304 पीपीसी इज एप्लीकेबल। ओके जी, ये बात याद रखनी है। सेक्शन 304 अगर ऑफेंडर जो है सेक्शन 304 पीपीसी के अंदर फॉल करता है तो फिर उसको किसास की सजा ही दी जाएगी। तो ये कब फॉल करता है, सुनिएगा, जब वो कन्फेशनल स्टेटमेंट कर देता है, कन्फेशन करता है, ट्रू कन्फेशन, वॉलंटरीली एंड ट्रू कन्फेशन करता है। और जब विटनेस जो है वो तज़कियातुल शहूद, तज़किया अल शहूद इसको पूरा करते हैं। ये बात मेरी गौर से समझनी है। सेक्शन 304 कहता है कि अगर आपने आपका जो मुल्ज़म है वो वॉलंटरीली एंड ट्रू कन्फेशन कर लेता है, इकबाले जुर्म कर लेता है, मान लेता है कि मैंने कत्ल किया है, तो फिर उसको आप किसास की सजा देंगे। ओके, एक बात। दूसरी, तज़कियातुल शहूद, आपके पास जो विटनेस है, फर्ज करें वो कन्फेशन नहीं करता, अगर वो कन्फेशन करता है तो किसास में सजा दे देंगे। अगर वो कन्फेशन नहीं करता लेकिन आपके पास विटनेस जो है वो तज़कियातुल शहूद के मेयार को पूरा करते हैं, आदिल है, सच्चा है, मेजर है, अडल्ट है, और इसके अलावा जी वो उसने कोई बड़ा सिन नहीं किया, उसको कभी भी जो है वो परजरी की सजा नहीं मिली, और वो जो है जी मुसलमान है, तो ये तज़कियातुल शहूद के मेयार को पूरा करते हैं। अगर आपके पास ऐसा गवाह है तो ऐसे गवाह ने आपके कत्ल को प्रूव कर दिया है तो फिर उसको किसास की सजा होगी। यानी
तमाम विटनेसेस जो हैं वो तज़कियातुल शहूद के मेयार के ऊपर पूरा कर रहे हैं, उसको पूरा उतर रहे हैं, और आपने साबित भी कर दिया है आपका कि अपना केस, तो ला कहता है कि ऐसे मुल्ज़म को हम किसास की सजा देंगे। तो यहाँ पे सेक्शन 304 जो है वो एप्लीकेबल हो गया। ठीक है जी। और तीसरी बात यहाँ पे उन्होंने जो कही, उन्होंने कहा कि अगर फसाद फिल अर्ज, ये सेक्शन 299 में लिखा हुआ है। तीसरी बात कि अगर फसाद फिल अर्ज में वो मुल्ज़म फाल करता है, यानी कन्फेशन कर ली उसने या तज़कियातुल शहूद से साबित कर दिया और साथ फसाद फिल अर्ज का भी साबित कर दिया। अगर फसाद फिल अर्ज भी आपने साथ साबित कर दिया, गौर से ये बात समझ लिया, कन्फेशन कर लिया और फसाद फिल अर्ज में भी फॉल कर गया, तो ये क्या हो गया, उसको किसास की सजा देने, या तज़कियातुल शहूद के तहत आपने साबित भी कर दिया और फसाद फिल अर्द में भी वो फॉल कर रहा है, तो तब भी उसको क्या कर दें, किसास की सजा दे दें। अब ये फसाद फिल अर्द क्या है, ये सेक्शन 299 में जाके देखते हैं कि फसाद फिल अर्द उन्होंने किसको कहा है। तो याद रखिएगा, पहला, इफ द ऑफेंडर हैज प्रीवियस बैड कंडक्ट, अगर मुल्ज़म जो है हमारा उसने कन्फेशन भी कर ली या तज़कियातुल शहूद से साबित कर दिया और वो बैड कैरेक्टर रखता है, उसका पीछे रिकॉर्ड है, पहले भी उसने कत्ले अमद किए हैं, पहले भी उसने ऐसे जुर्म किए हैं, तो उसको किसास में सजा दे दे। दूसरा है प्रीवियस कन्विक्शन, अगर उसको पहले भी कत्ले अमद के अंदर कोई सजा इस तरह की मिल चुकी है, किसास की, डेथ की, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ की, तो तब भी उसको किसके अंदर रखेंगे, किसास के अंदर रखेंगे। आगे, इफ द ऑफेंडर हैज बीन कमिटेड द ऑफेंस इन ब्रूटल एंड शॉकिंग मैनर, अगर उसने किसी का कत्ल ब्रूटल और शॉकिंग मैनर से किया है, मतलब इस तरह कत्ल किया है कि उसकी जो डेड बॉडी है वो बुरी तरह बिखर गई है, टुकड़ों टुकड़ों में कर दिया है, बहुत ज्यादा उसके ऊपर फायरिंग की है, चेहरा बिगाड़ दिया है, ये शॉकिंग और ब्रूटल मैनर होता है। ठीक है जी। तो अगर इस तरह उसका कत्ल किया, उसने कन्फेशन कर लिया या तज़कियातुल शहूद के आपने विटनेस दे दिए, तो तब भी उसको किसास की सजा दी जाएगी। इसके अलावा पोटेंशियल डेंजर टू द कम्युनिटी, वो मुल्ज़म जो है वो कम्युनिटी के लिए इंतहाई खतरनाक है, दहशतगर्द है, दहशत फैलाता है, वो बम धमाके करता है, वो बहुत ज्यादा एक लार्ज स्केल के ऊपर लोगों के ऊपर, जहनों के ऊपर वो सवार है, इनसिक्योरिटी जो है वो पैदा करता है, तो उसने कन्फेशन किया है या तज़कियातुल शहूद है, तो उसको किसास की सजा दी जाएगी, जरूर दी जाएगी, शैल का लफ्ज़ है। आगे, अगर कत्ल जो है नेम और ऑन द प्रिटेक्स्ट ऑफ ऑनर, नेम और प्रिटेक्स्ट ऑफ ऑनर, गैरत के नाम पे उसने कत्ल किया है और उसने मान लिया या तज़कियातुल शहूद से आपने साबित कर दिया, तो फिर भी उसको किसास की सजा होगी। तो ठीक है जी, तीन चीजें होगी, किसास मान गया या गवाहों से साबित हुआ या और उसके साथ साथ उसने फसाद फिल अर्थ में वो फाल करता है, तो उसको क्या करेंगे, किसास की सजा में रख देंगे। ओके जी। आगे चलते हैं, दूसरी सजा ये थी 302A। कौन सी थी? 302A। अब लिखने लगे हैं 302B, 302B की, और ये है डेथ सेंटेंस दे सकते हैं या इम्प्रिजनमेंट है जी, किसकी? इम्प्रिजनमेंट है जी फॉर लाइफ, इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ, ये सजा देने लगे हैं। अब ये सजा कब होगी, डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ कब होगी? पहले में हमने कहा कि सेक्शन 304 एप्लीकेबल है किसास में। अब यहां पे क्या है, इफ सेक्शन 304 इज नॉट एप्लीकेबल, अब 304 एप्लीकेबल नहीं है। ठीक है जी। यहां पे है जी नो कन्फेशन, उसने कन्फेशन नहीं किया, और नो तज़कियातुल शहूद, नो तज़किया अल शहूद, ऐसे गवाह भी नहीं मिले, और इसके साथ क्या है जी, फसाद फिल अर्द है, ये इधर लिख लेते हैं इसको। तीसरा क्या है, फसाद फिल अर्द, फसाद वाले को भी यहाँ पे रखा जाएगा उसी तरह जिस तरह हमने पहले इसको देख लिया है 299E के अंदर, समझिएगा।
उसको डेथ सेंटेंस और इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ कब दी जाएगी, 320 में उसको कब रखा जाएगा, अगर 304 एप्लीकेबल नहीं है। 304 एप्लीकेबल नहीं है, इसका मतलब है कि उसने कन्फेशन नहीं किया, इसका मतलब है कि आपको तज़कियतुल शहूद वाले विटनेस नहीं मिले, तो आपका केस अब हदूद से निकल के ताज़ीर की तरफ ट्रैवल कर गया है। ठीक है, यानी कन्फेशन भी नहीं किया और आपको तज़कियतुल शहूद वाले विटनेस नहीं मिले, यानी मुसलमान विटनेस, यानी आदल विटनेस, यानी अडल्ट विटनेस, यानी जिसने कोई मेजर सिन ना किया हो, जिसने कोई पर्जरी ना की हो, ऐसा विटनेस आपको कोई नहीं मिला। ठीक है जी, ऐसा विटनेस आपको कोई नहीं मिला, तो लॉ कहता है आप साबित जरूर कर सकते हैं केस को, लेकिन तज़कियतुल शहूद वाले विटनेस हमें नहीं मिले, हमें इसके अदर देन मिले हैं। कोई माइनर मिल गया, कोई बड़ा सिन करने वाला मिल गया, अदर देन मुसलमान मिल गया। तो अगर इस तरह के विटनेस आपको मिल गए हैं और आपने अपना केस साबित कर दिया है, अगर कन्फेशन भी नहीं हुई, तज़कियतुल शहूद भी नहीं हुआ, तो केस ताज़ीर की तरफ चला जाता है। और ताज़ीर जो है वो तज़कियतुल शहूद के विटनेस के ऊपर नहीं रहती, वो अदर देन जो भी अवेलेबल है, सेक्शन आर्टिकल 17 PSO फॉलो करते, जो भी अवेलेबल है उसको भी बतौर विटनेस ले आए। तो अब यहाँ पे है जो भी मिल गया है ले आए, जो जिसने भी देखा है उसको, निशाद जिसने भी उसको देखा है उसको ले आए। तो अगर आपने वहां पे तज़कियतुल शहूद के अलावा विटनेस पेश किए और आपने अपना केस जो है वो बियॉन्ड रीजनेबल डाउट एस्टैब्लिश कर लिया, अदर सर्कमस्टांसेस से अपना केस एस्टैब्लिश कर लिया, तो फिर उसको सजा किसकी होगी, डेथ की होगी या इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ की होगी। अब डेथ कब होगी, इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ कब होगी, ये हालात को देखते हुए और जो ऑफेंडर हैं उनके रोल्स को देखते हुए देखा जाएगा। ठीक है जी, हालात को देखते हुए, FIR की स्टोरी को देखते हुए, उनके स्पेसिफिक रोल को देखते हुए डेथ सेंटेंस और इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ दी जाएगी। ये बहुत बड़ा लेक्चर है, ये हम कभी आपको ये भी समझाएंगे कि डेथ कहाँ पे दी जाती है और इंप्रिजनमेंट फॉर कहाँ पे दी जाती है, ये भी हम आपको इंशाल्लाह समझाएंगे। ओके, आगे फिर आ गया फसाद फिल अर्द। आपने अपना केस भी साबित कर दिया गवाहों की मदद से, विटनेसेस की मदद से और अदर एविडेंसेस की वजह से। इसके साथ साथ जो आपका मुल्ज़म है वो फसाद फिल अर्द में भी फाल करता है, तो उसको क्या करेंगे, डेथ सेंटेंस या इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ देंगे। फसाद फिल अर्द क्या है ये अभी अब मैंने आपको समझाया है। ओके जी, तो ये था जी दो सजाएं हमारी 302 और इंप्रिजनमेंट फॉर लाइफ के अंदर जो फॉल करती है। ठीक है जी, आगे आ जाए तीसरी सजा। तीसरी सजा जो वहां पे लिखी हुई है जी, और ये है सेक्शन 302C और ये है 25 ईयर। 25 ईयर रिगोरस भी हो सकती है और क्या हो सकती है, क्या कहते हैं इसे, सिंपल भी हो सकती है। ठीक है जी, यहां पे भी क्या हुआ, यहां पे भी क्या हुआ, इफ सेक्शन 304 इज नॉट एप्लीकेबल, इज नॉट एप्लीकेबल। ये मैंने एक बड़ी साइटेशन भी आपको सुनानी है, पहले इसको समझिए। अगर सेक्शन 304 एप्लीकेबल नहीं है, यानी मुल्ज़म ने कन्फेशन नहीं किया, यानी तज़कियतुल शहूद के आपको विटनेस नहीं मिले, ठीक है जी, तो फिर क्या होगा, फिर आपका केस यहां से निकल के 302C में चला जाता है, ताज़ीर में चला जाता है। अब 302C लगती कहां पे है, एक तो ये हो गया कि भाई कन्फेशन नहीं की, दूसरा ये हो गया तज़कियतुल शहूद के विटनेस नहीं मिले। ये दो रीजंस होगी कि यहाँ पे हमने 302C अप्लाई करना है या 225 साल की ऑफेंस जो सजा है वो एप्लीकेबल करनी है। यहाँ पे एक और बहुत अहम तरीन बात जो है वो हम आपको बताने लगे हैं। दो मैंने बता दी हैं कि कन्फेशन नहीं किया और तज़कियतुल शहूद वाले विटनेस भी नहीं है, ये भी होना चाहिए मेयार। इसके अलावा हमारे पास एक जजमेंट है, बहुत मशहूर है, इस जजमेंट के ऊपर बड़ी जबरदस्त इसकी एक्सप्लेनेशन लिखी है, आप इसको नोट फरमा लें। ये है 2022 SCMR, पेज नंबर है 1187 सुप्रीम कोर्ट, और ये है बशीर अहमद वर्सेस स्टेट। ये 302C के ऊपर बेहतरीन जजमेंट है, इसको जरूर पढ़िएगा। ये आपने यहाँ पे पुट कर दिया है, यहां पे लिखा हुआ है कि 302 कहां पे लगती है। एक तो दो मैंने बता दिए जहां पे कन्फेशन नहीं होगा, तज़कियतुल शहूद के विटनेस नहीं होंगे। इसके अलावा भी यहां पे लिखा है कि ये सूरत हाल होंगी
तो सेक्शन 302 जो है 302C अप्लाई होगा, यानी उसको 25 साल के अंदर रखेंगे। नंबर 1, इन केस ऑफ फ्री फाइट, बहुत सारे क्रिकेट खेल रहे थे बच्चे, वहां पे फ्री फाइट हो गई, पता नहीं किसने किसको मारा और कोई मर गया है, तो 302C है। नंबर नेक्स्ट, सेल्फ डिफेंस में मारा है और आपने सेल्फ डिफेंस साबित कर दिया है, तो लॉ कहता है क्या होगा, 25 साल सजा होगी। क्रॉस वर्शन, दोनों साइडों पे क्रॉस वर्शन हो गई है, ये भी 302C का मामला बनता है। आगे, सडन प्रोवोकेशन, किसी को इश्तियाल दिलाया और उसने साबित कर दिया कि मुझे इसने इश्तियाल दिलाया था और उस इश्तियाल में मैंने इसको कत्ल किया, 302C 25 साल में जाएंगे। आगे जी क्या है जी, क्वेश्चन ऑफ गैरत। वैसे गैरत जो है वो यहाँ पे अप्लाई नहीं है, वो हमने पहले वहां पे लिख दिया। आगे चले जी, नॉट डिजाइंड, नॉट प्री प्लान्ड, ये प्री प्लान कत्ल नहीं है, ये एक्सीडेंटली ऐसा हो गया है, ये प्री प्लान कत्ल नहीं है। अगर प्री प्लान है तो वो किसास, डेथ और इम्प्रिजनमेंट फॉर लाइफ में जाएगा, और इफ द कत्ल इज नॉट प्री प्लान तो फिर ये 302C यानी 25 साल की सजा में जाएगा। फिर सराउंडिंग सर्कमस्टांसेस हैं, फिर एब्सेंस ऑफ मेंजरी है, यानी नीयत नहीं थी मेरी इसको कत्ल करने की, बस कत्ल हो गया, नीयत नहीं थी, तो नीयत साबित नहीं हुई तो वो 302C यानी 25 साल में चला जाएगा। ये थोड़ी सी मैंने बातें आपको बतानी थी, वो मैंने डियर स्टूडेंट्स आपको बता दी है। इसके अलावा जो और भी इसके अंदर रिक्वायरमेंट लिखी है वो उन्होंने कहा है, ये बड़ी अहम है, प्रोविजन ऑफ सेक्शन 302C इज समवट सिमिलर टू द सेक्शन 304 PPC, यानी 302C जो है ये 304 PPC के साथ कहीं ना कहीं इसका रिलेशन है, यानी वो चीजें साबित नहीं हुई, 304 वाली चीजें साबित नहीं हुई तो वो 302C में फॉल कर जाएगा। ठीक है, मैंने अभी बताया आपको। तो ये था डियर स्टूडेंट्स, जो मैंने आपको सारी इसके बारे में बतानी थी, वो सारी बातें मैंने आपके सामने रख दी हैं। पनिशमेंट बिल्कुल मैंने वाज़िया कर दी है। अब भी अगर आपको समझ ना आए तो फिर अल्लाह ही के सुपुर्द है। आगे चलें, पनिशमेंट के बाद है जी इस्लामिक कॉन्सेप्ट। ये इस्लामिक कॉन्सेप्ट बड़ा जबरदस्त मैंने लिखा है, इसको नोट फरमा लें। कत्ल अमद के बारे में, कत्ल के बारे में, ये होली कुरान में से मैंने क्या मवाद लिया, कुरान पाक से मैंने सूरतुन निसा जो है वो सूरत नंबर 4 है, इसकी वर्स नंबर 92 और वर्स नंबर 93, ये दोनों देख लीजिएगा, ये बिल्कुल रेलेवेंट मटेरियल है। इसके अलावा सूरह अल मायदा है और सूरह नंबर 5 है, उसकी वर्स नंबर 32 है, आयत नंबर 32, और सूरतुन निसा की सूरह नंबर 4 है और उसकी वर्स नंबर 29, ये हैं जी। और इसके अलावा सुन्नत में अब चलते हैं कि सुन्नत यानी आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी क्या कत्ल के बारे में क्या फरमाया, सुन्नत में क्या है। बुखारी शरीफ की हदीस नंबर है 2434 बुखारी शरीफ की हदीस है, ये भी कत्ल के बारे में है। और सही बुखारी की हदीस नंबर 7076, ये भी इसके बारे में है। और सही मुस्लिम की हदीस है 260, ये भी इसके बारे में है। और इसके अलावा बुखारी की एक और हदीस है 262, वो सही मुस्लिम की है 262 हदीस नंबर, ये भी इस बारे में है। इन अहादीस को, इन आयात को इस्लाम 360 ऐप डाउनलोड करें, ये बड़ी ज़रूरी है। वहाँ से इसके उर्दू तर्जमे भी देखें, वहाँ से इसके इंग्लिश तर्जमे भी देखें। आपने जब कमरा इम्तिहान में लिखना है तो आपने उर्दू तर्जमे नहीं लिखने, आपने इसके इंग्लिश तर्जमे लिखने हैं। ओके जी, तो ये था डियर स्टूडेंट्स हमारा आज का बड़ा एलाबोरेटिव सेक्शन, बड़ा आपके साथ एक हमारा सेशन रहा कत्ल अमद का। हम ऐसे ही पढ़ाते हैं, जब आप फिजिकल क्लास में आएंगे, फेस टू फेस आएंगे, तो फिर और ज़्यादा जो है वो चीज़ें खुल के सामने आती हैं। हमारी ADPP, DDPP और सिविल जज, ASA और लॉ की क्लासेस को ज्वाइन करें। अल गाज़ी लॉ अकेडमी आपको इन डेप्थ नॉलेज जो है वो प्रोवाइड करेगी। थैंक यू सो मच। अस्सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातहू।